शेल्फ्स और स्लोप्स। मेजर फीचर्स जो थे वो हमने देख लिए थे। देयर वर 4 मेजर फीचर्स दैट वर लोकेटेड ऑन द ओशन फ्लोर, जिसपे ऊपर हमने पहला देखा था आपका फीचर, दैट वाज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो था उसकी डेप्थ हमने देखी थी इन बिटवीन 0 to 200 मीटर्स। उसके बाद जो हमने देखा था दैट वाज कॉन्टिनेंटल स्लोप, जिसकी डेप्थ थी फ्रॉम 200 मीटर्स टू 3000 मीटर्स। उसके बाद हमने देखा था कॉन्टिनेंटल राइज, और उसके बाद एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज द लार्जेस्ट फीचर दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। जितने भी आपके ओशन है उसका क्लोज टू 40 to 50% जो है दैट इज ऑक्युपाइड बाय द एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन का दूसरा नाम था डीप सी प्लेन। कौन कौन से फीचर्स थे आपके एबिसल प्लेन के ऊपर? देयर वर ट्रेंचेस थे उसके ऊपर, सी माउंट्स, वॉल्केनिक आइलैंड्स, वो सारे फीचर्स हमें एबिसल प्लेन के ऊपर देखने को मिलते थे। तो अब डिस्कस करते हैं ओशन के फ्लोर के ऊपर कौन कौन से आपके जो माइनर फीचर्स हैं वो प्रेजेंट है। तो पहला माइनर फीचर जो ओशन की सरफेस के ऊपर है दैट इज ट्रेंच। अब हमने जब तीन तरह की आपकी प्लेट बाउंड्रीज डिस्कस की थी, एक जो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही थी, एक में प्लेट्स दूर जा रही थी, और एक में प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती थी। कन्वर्जेंट मोशन, डाइवर्जेंट मोशन एंड ट्रांसफॉर्म मोशन। अब ये जो आपके ट्रेंच है, मैंने आपको बताया था, ये जो आपकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मोशन है ये कुछ तरह के लैंडफॉर्म्स को बनाती है। जैसे कन्वर्जेंट जो है मोशन वो बनाएगी आपके ट्रेंचेस को। डाइवर्जेंट मोशन में दो तरह के आपके लैंडफॉर्म्स बनेंगे, वन वाज द रिफ्ट वैली, अनदर वाज द मिड ओशियानिक रिजेस। याद है? कन्वर्जेंट बाउंड्री किस तरह से थी? दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही थी, एक जो हैवियर प्लेट थी वो नीचे को सबड्यू करेगी, वहां पर वो ट्रेंच को बनाएगी। ट्रेंच क्या था? डिप्रेशन, जो हमारी अर्थ के अंदर डिप्रेशन है उसको हम बोलते हैं ट्रेंच। डाइवर्जेंट में क्या था? प्लेट जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से सेपरेट होंगी तो बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। और जो मैग्मा था वो ऊपर आके बनाएगा आपके मिड ओशियानिक रिजेस को, इस तरह से रिजेस बनाएगा ऊपर आके मैग्मा। ठीक है, डाइवर्जेंट में दो तरह के लैंडफॉर्म्स। ट्रेंच इसमें कन्वर्जन में हमने देखा था आपके अर्थक्वेक्स भी आते थे, वॉल्केनोस भी आते थे। डाइवर्जेंट में हमने देखा था अर्थक्वेक्स भी आते थे, वॉल्केनोस भी आते थे। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक्स हैं वो आएंगे कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या था? देयर वुड बी ओनली अर्थक्वेक्स, वॉल्केनो वहां पर कोई नहीं होगा। तो ट्रेंच कौन सी बाउंड्री बनाएगी? कौन सी प्लेट मूवमेंट ट्रेंच बनाएगी? कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। तो ट्रेंच आपका बनेगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। और ट्रेंच होते क्या हैं? दीज आर द डिप्रेशंस दैट आर फाउंड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। हमारे ओशन के जो डीपेस्ट पार्ट होते हैं उसमें जो डिप्रेशंस पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड ट्रेंचेस। तो ट्रेंचेस की अगर हम डेप्थ की बात करें तो मोर देन 10,000 मीटर्स की इनकी डेप्थ होती है। एबिसल प्लेन आपका 3000 टू 6000 मीटर्स के बीच में था, ट्रेंच आपका मोर देन 10,000 मीटर्स। और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है? जब एक प्लेट की आपकी सबडक्शन होती है। सबडक्शन क्या था? प्लेट का नीचे जाना। ये दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही थी, जो हैवियर प्लेट होगी वो यहां से नीचे को सबड्यू करना शुरू कर देगी, सबडक्शन। हाँ, तो ये बनेगी आपकी सबडक्शन से। और एसोसिएटेड फीचर्स की बात करें, यहां पे हमें अर्थक्वेक्स भी देखने को मिलेंगे एंड वॉल्केनोस भी देखने को मिलेंगे। दीज आर द एसोसिएटेड फीचर्स। अब मैंने आपको बताया था जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसको एक और नाम से जाना जाता है। कन्वर्जेंट में जो आपकी सरफेस है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है? कन्वर्जेंट ये थी, इसमें सरफेस डिस्ट्रक्ट होगी या कंस्ट्रक्ट होगी?
डिस्ट्रक्ट होगी। क्यों? क्योंकि प्लेट नीचे को जा रही है तो वहां पर बहुत ज्यादा हीट होगी, हीट की वजह से वो पिघल जाएगी, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्मा बन जाएगा। तो ये जो आपका ओशियनिक ट्रेंचेस होगा, दैट इज द जोन ऑफ क्रस्टल डिस्ट्रक्शन। यहां पे आपकी क्रस्ट डिस्ट्रक्ट होगी। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में आपकी क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। चलिए, दिस वाज द ओशियनिक ट्रेंच। अब हम बात करें जो डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ की सरफेस में, दैट इज मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है दैट इज क्लोज टू 36,000 फीट डीप, इतनी इसकी डेप्थ है। और ये मरियाना ट्रेंच लोकेटेड कहां पे है? एक आइलैंड है बाय द नेम ऑफ गुआम, गुआम आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन, वहां पर लोकेटेड है आपका मरियाना ट्रेंच, दैट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। जिस तरह से हाईएस्ट हम बोले हमारी अर्थ का दैट इज माउंट एवरेस्ट, उसी तरह जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का दैट इज द मरियाना ट्रेंच लोकेटेड इन इंडियन ओशन, गुआम आइलैंड। फिर आ जाते हैं आपके मिड ओशियानिक रिजेस। अब ट्रेंच हमने देख लिया बन रही है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से, तो मिड ओशियानिक रिजेस कौन सी प्लेट बाउंड्री से बनेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी दैट विल फॉर्म द मिड ओशियानिक रिजेस। अब मिड ओशियानिक रिजेस को अगर हम समझे, सपोज करो ये थी दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब मैंने आपको बताया था प्लेट्स जो होंगी वो दूर जाएंगी, क्यों? क्योंकि नीचे से क्या आएगा? मैग्मा। मैग्मा क्या करेगा? ऊपर की तरफ राइज करेगा, राइज करेगा तो जहां पर भी उसको क्रस्ट में थोड़ी कमजोरी नजर आएगी, वो क्रस्ट को तोड़ के बाहर आ जाएगा एज वॉल्केनिक इरप्शन, लावा की फॉर्म में। तो इस तरह से यहां से एक क्रस्ट को तोड़ के इनको डाइवर्ज करेगा और अपने आप को स्प्रेड करेगा इस तरह से मिड ओशियानिक रिजेस की फॉर्म में। तो जब प्लेट्स आपकी डाइवर्ज हुई तो बीच में क्या बनेगी? रिफ्ट वैली। प्लेट्स की डाइवर्जेंस से बीच में बनी रिफ्ट वैली, ऊपर बने मिड ओशियानिक रिजेस। तो मिड ओशियानिक रिजेस की डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या है? इट इज टू पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन्स, एक ये माउंटेन एक ये माउंटेन। इट इज टू पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन्स सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड एज रिफ्ट वैली। इट इज टू पैरेलल चेन्स ऑफ माउंटेन्स separated by a large depression which is called as rift valley. This is your mid oceanic ridges. अब देख लिया हमने मिड ओशियानिक रिजेस कौन सी प्लेट बनाती है और मिड ओशियानिक रिजेस होती क्या है। तीसरा माइनर फीचर जो है आपके ओशन के फ्लोर के ऊपर, उनको हम कहते हैं लो हिल्स, जिसका नाम है एबिसल हिल्स। अब एबिसल हिल्स की हम हाइट की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा इनकी हाइट 1000 मीटर्स होगी, उससे ज्यादा इनकी हाइट नहीं होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा कम हाइट की हिल्स। तो लो हिल्स दैट आर फाउंड ऑन द एबिसल प्लेन आर कॉल्ड एज एबिसल हिल्स। अब इसकी ओरिजिन की बात करें हम कि ये जो हिल्स हैं ये किस तरह से बनती है। एक तो ये वॉल्केनिक ओरिजिन इनकी हो सकती है, अनदर कैन बी टेक्टोनिक ओरिजिन। वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक। वॉल्केनिक आप समझ गए, अर्थ के नीचे मैग्मा ऊपर आएगा, अपने आप को स्प्रेड करेगा, हिल्स बनाएगा। टेक्टोनिक, अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेस होती हैं, जैसे हमने दो तरह की फोर्सेस देखी थी हमारी अर्थ के अंदर, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ये आपकी टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं जो लैंडफॉर्म्स को बनाती हैं। तो या तो ये वॉल्केनिक तरीके से बनेंगे या फिर टेक्टोनिक तरीके से बनेंगे। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन रिलीफ फीचर होता है आपके ओशन के फ्लोर के ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा जो आपके ओशन के फ्लोर के ऊपर चीजें पाई जाती हैं, दोज आर द एबिसल हिल्स, उनको हम कहते हैं एबिसल हिल्स। अब नेक्स्ट फीचर आ जाता है सी माउंट्स एंड गाइड्स। अब सी माउंट्स नाम से ही बता रहा है, माउंटेन्स जो सी में प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे सी माउंट्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये ओशन के फ्लोर से राइज करते हैं, ठीक है, इनका स्टार्ट होता है ओशन के फ्लोर से, लेकिन ये
जो पानी की टॉप की सरफेस होती है वहां तक नहीं पहुंचते, मतलब पानी के अंदर ही रहेंगे, पानी के ऊपर नहीं आएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इनका जो टॉप होता है दैट इज अ पॉइंटेड समिट, पॉइंटेड फॉर्म में इनका टॉप होता है, तो उसको हम कहेंगे सी माउंट। सो व्हाट इज सी माउंट? अ माउंटेन दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ओशन बट डज नॉट रीच द टॉप ऑफ द सी। सी का जो पानी का ऊपर का सतह उस तक नहीं पहुंचेगा, एंड इट इज हैविंग अ पॉइंटेड समिट, दिस इज सी माउंट। उसके ऑपोजिट गाइट क्या होगा? जब फोर्सेस ऑफ इरोजन आपके सी माउंट के ऊपर एक्ट करेंगी, वो फोर्सेस ऑफ इरोजन क्या करेंगी? उसकी जो टॉप की सरफेस होगी उसको इरोड कर देंगी। अब टॉप की सरफेस को इरोड कर देंगी तो ये इस तरह का नजर आएगा, फ्लैट टॉप्ड। तो गाइट इज अ फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। ठीक है, सी माउंट क्या है? A mountain with pointed summit that rises from the ocean floor but does not reach the top of the sea surface. Guide क्या हुआ? Flat topped sea mount when the forces of erosion have eroded the upper part. Upper part को forces of erosion ने erode कर दिया, उसकी वजह से ये बन गया flat topped. So it is a flat topped sea mount. This is your Guyot and sea mounts. नहीं नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में कर दिया था ना, किया था या नहीं किया था? कनिष्का, आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे। अच्छा, लास्ट क्लास आपकी मंडे को थी? हाँ हाँ जी, कनिष्का आई थी क्लास में। तो क्या हमने टाइट्स तक ही किया, उसके आगे नहीं किया था? अच्छा नहीं, हाँ ये हो चुका है। हाँ, तो क्यों मेरी मेहनत करवा रहे हो फिर? नहीं, रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं, अटोल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो टाइड्स भी हो चुका है आपका, राइट? ये करंट्स की हो गया, कौन उनको ड्राइव करता है? स्प्रिंग टाइड्स देख लिया था, नीप टाइड्स देख लिया था। ओशन टेम्परेचर नहीं हुआ था ना? हाँ, ओशन टेम्परेचर, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आपका ओशन टेम्परेचर। अब ओशन टेम्परेचर की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा था हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता था? लैटिट्यूड वाइज भी वेरी करता था, मतलब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी थी टेम्परेचर की, और देयर वाज वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आल्सो, दोनों तरह से वेरी करता था। सिमिलरली हमारे ओशन के अंदर भी टेम्परेचर में दोनों तरह की वेरिएशंस हमें देखने को मिलेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी, वर्टिकल वेरिएशन भी। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन की बात करें, मतलब द लैटिट्यूडनल वेरिएशन इन द टेम्परेचर। लैटिट्यूडनल वेरिएशन क्या? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझते हो ना? जिस तरह से ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर 0 डिग्री, फिर उसके ऊपर हम जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। जो लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री पे लाइंस काटती हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है ना, इतना क्लियर है ना, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अब लैटिट्यूडल वाइज जो टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी, मतलब इक्वेटर के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर तो सन की रेज डायरेक्टली आती हैं, और जैसे हम इक्वेटर से जाएंगे पोल्स की तरफ, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इंक्रीज इन लैटिट्यूड लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इंक्रीज इन लैटिट्यूड का मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री इंक्रीज हो रहे हैं लैटिट्यूड, लेकिन टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेरिएशन होती है ओशन के टेम्परेचर में। उसको हम देखते हैं कि कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो उस टेम्परेचर वेरिएशन को लेकर आते हैं।
पहले बात करते हैं कि हमारे जो ओशंस हैं उनके अंदर हीट का सोर्स है क्या। तो सबसे प्राइमरी सोर्स हमारे ओशन के अंदर हीट का है, जो सोर्स हमारी लैंड के ऊपर है। लैंड के ऊपर प्राइमरी सोर्स क्या है हीट का? सन। उसी तरह से ओशंस में भी जो प्राइमरी है हमारा फैक्टर, दैट इज द सोलर रेडिएशन, दैट इज द प्राइमरी सोर्स, वो ओशंस को हीट अप करता है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी एटमॉस्फेयर चैप्टर में, जो सन से रेडिएशन आती है हमारी अर्थ की तरफ, उसको हम कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। जब वो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है तब उसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सन से आई शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन, अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होके गई, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है इसको हमारा एटमॉस्फेयर ब्लॉक करता है। एटमॉस्फेयर उसको जाने नहीं देता। अब एटमॉस्फेयर ने उसको अब्सॉर्ब किया, वो वापस उसको रेडिएट करता है हमारी अर्थ की तरफ, तब उसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। सन से आई शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके वो बन गई लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। रिफ्लेक्ट होके जब वापस गई, एटमॉस्फेयर ने उसको ब्लॉक किया और वापस अर्थ की तरफ री रेडिएट किया, तब हमने उसको बोला लॉन्ग वेव एटमॉस्फेरिक रेडिएशन। तो ये लॉन्ग वेव एटमॉस्फेरिक रेडिएशन जो है ये भी हमारे ओशंस को हीट अप करती है। थर्ड इज जो ओशन करंट्स हीट को ट्रांसफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लाइक आपके दो तरह के ओशन करंट्स होते हैं, वी हैव वार्म ओशन करंट्स एंड वी हैव कोल्ड ओशन करंट्स। तो ये जो वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स आपकी हीट को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ट्रांसफर बाय ओशन करंट्स। और एक माइनर सा कंट्रीब्यूशन आपके ओशंस को हीट अप करने में आपकी जियोथर्मल हीट करती है। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, मतलब जो हीट आपकी अर्थ के अंदर से आ रही है वो। अब बताओ हमारे अर्थ के अंदर से हीट कहां से आएगी? अर्थ के अंदर, हाँ कोर से आएगी, बिल्कुल आएगी कोर से। लेकिन कोर के अंदर हीट का सोर्स क्या है? हीट पैदा क्यों हो रही है कोर के अंदर? थोड़ा सोचो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी अर्थ जो थी वो बनी थी बिग बैंग से। बिग बैंग थ्योरी, पहले एक टाइनी मास था, वो एक्सप्लोड हुआ तो वो एक्सपैंड हुआ और उससे हमारी गैलेक्सी, स्टार, सन सब बने। ठीक है। अब बिग बैंग के टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुई हमारी अर्थ से। वो जो हीट थी वो स्टोर हो गई जाके अर्थ के इंटीरियर में, जिसको हम बोलते हैं प्रीमॉर्डियल हीट। प्रीमॉर्डियल हीट मतलब द हीट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ की फॉर्मेशन के बाद जो हीट बच गई, दैट इज प्रीमॉर्डियल हीट। एक तो वो हो जाएगी जियोथर्मल हीट, और दूसरी हमारी अर्थ के अंदर होता है रेडियो एक्टिव डिके। अब ये रेडियो एक्टिव डिके क्या है? हमारी अर्थ के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक वी हैव यूरेनियम, थोरियम। तो ये जब डिके हो रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा हीट को रिलीज करते हैं। तो वही हीट जो होती है हमारी अर्थ में स्टोर रहती है, जो जियोथर्मल हीट कहलाती है। तो जियोथर्मल हीट भी ओशंस को हीट अप करेगी, बट उसकी कंट्रीब्यूशन लिमिटेड होगी, ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। सो दीज आर द सोर्सेज विच हीट अप द ओशन, जो हमारे ओशंस को हीट अप करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन के टेम्परेचर को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो ओशन के टेम्परेचर को इंपैक्ट करता है, लैटिट्यूड। जिस तरह से मैंने बताया, लैटिट्यूड्स इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा, 90 डिग्री पे सबसे कम। तो इस तरह से लैटिट्यूडनल वाइज हमारा टेम्परेचर वेरी करता है। अब सबसे ज्यादा हीट जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही क्यों है? मैंने आपको बताया था हमारा जो सन है उसकी मूवमेंट जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही रहती है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हमारा सन मूव करता है। और इसके बीच के जो रीजन्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिकल रीजन्स।
तो इस वजह से जो मैक्सिमम हीट है वो होगी ट्रॉपिकल रीजन्स में। जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर या नीचे जाएंगे हीट आपकी कम होती जाएगी, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। सेकेंड फैक्टर इज ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। गर्मियों में सनलाइट ज्यादा होती है क्योंकि दिन लंबे होते हैं, सर्दियों में सनलाइट कम होती है क्योंकि दिन छोटे होते हैं। तो उस वजह से भी अगर सनलाइट ज्यादा है तो ओशन ज्यादा गर्म होंगे, सनलाइट कम है तो ओशन कम गर्म होंगे। थर्ड फैक्टर ओशन करंट्स। दो तरह के ओशन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड। वार्म ओशन करंट्स क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। कोल्ड ओशन करंट्स क्या करेंगे, ठंडा करेंगे जगह को। फोर्थ फैक्टर इज विंड मिक्सिंग। अब ओशंस में क्या होता है, टॉप की जो सरफेस होती है वो हो जाती है गर्म, टॉप की सरफेस गर्म हो जाती है, विंड आती है, उस गर्म पानी को लेकर किसी और जगह चली जाती है, उसके बाद जो पानी होता है वो ठंडा होता है, फिर वो हीट अप होता है, फिर हवा आती है उसको लेके चले, फिर ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से जब विंड मिक्स करती है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है ओशंस का यूनिफॉर्म रहता है। जैसे अगर सेम हीट आपकी लैंड को और वाटर को गर्म कर रही है तो लैंड जल्दी गर्म होगी, वाटर आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा। क्यों, क्योंकि वाटर में पानी मिक्स होता रहेगा गर्म और ठंडा। लैंड में मिक्सिंग हो नहीं सकती बिकॉज लैंड स्टेशनरी है आपकी। नेक्स्ट फैक्टर इज डेप्थ। अब डेप्थ की हम बात करें, जैसे जैसे हम ओशंस की गहराई में जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट पहुंचेगी नहीं, जो सनलाइट होगी वो टॉप की 200 मीटर्स की सरफेस को ही हीट करेगी और उसके नीचे जाते जाते आपकी टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। एंड लास्टली सीजन। समर्स की बात करें ओशंस गर्म होंगे, विंटर्स की बात करें ओशंस ठंडे होंगे। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट ओशन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि हमारे ओशंस में, जिस तरह से मैंने आपको बताया, टेम्परेचर जो है वो वर्टिकली भी वेरी करेगा और हॉरिजॉन्टली भी। किस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेरिएशन होता है। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया, हमने देख भी लिया, लैटिट्यूडनल वाइज जो वेरिएशन होगी दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल। हाँ, 0 डिग्रीज पे ज्यादा हीट, 90 डिग्रीज पे जाएंगे हीट कम होती जाएगी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें उसमें हम अर्थ को पानी को, ओशन को 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो आपकी सबसे टॉप की 200 मीटर्स की लेयर होती है, फिर उसके बाद 200 मीटर्स टू 1000 मीटर्स एक लेयर हम बना देते हैं, और फिर उसके बाद 1000 मीटर्स के जो नीचे का आपका ओशन होता है। अब 0 टू 200 मीटर्स की बात करें, दैट इज द सरफेस लेयर। जो टॉप की सरफेस है उसको हम कह देते हैं सरफेस लेयर, 0 टू 200 मीटर्स। अब उसमें क्या, सनलाइट तो पेनिट्रेट कर रही है लेकिन विंड मिक्सिंग भी कर रही है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, मतलब देयर वुड बी यूनिफॉर्म वार्म टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द विंड मिक्सिंग। उसके बाद 200 से 1000 मीटर हमारी दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, इस थर्मोक्लाइन में क्या होता है, सन की लाइट तो पहुंच नहीं रही है तो देयर इज अ रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत तेजी से डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। और उसके बाद 1000 मीटर्स के नीचे होती है आपकी डीप जोन लेयर। ये डीप जोन लेयर जो होती है सबसे ज्यादा ठंडी आपकी ओशन की लेयर होती है, और यहां पर भी टेम्परेचर स्टेबल रहेगा क्योंकि यहां पर भी कोई विंड नहीं है जो उसको मिक्स करेगी। तो दिस इज हाउ देयर इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन द ओशंस। अब रेंज ऑफ ओशन टेम्परेचर की बात करें, सबसे ज्यादा ओशन का टेम्परेचर कहां पे होगा, अगर हम लैटिट्यूड्स की वाइज करें, लैटिट्यूड वाइज इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर वुड बी हैविंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर कहां पे होगा, पोल्स पे। और डीप ओशंस जो होंगे वो एक तो ठंडे होंगे और स्टेबल होंगे। ठंडे क्यों होंगे, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। स्टेबल क्यों होंगे, कोई विंड है ही नहीं वहां पे जो उस वाटर को मिक्स कर सके, तो दैट्स व्हाई दे वुड बी कोल्ड एंड स्टेबल। अब बात करते हैं ओशन सैलिनिटी की। सैलिनिटी का मतलब कितना सॉल्ट आपके ओशंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो सैलिनिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्ट
डिसॉल्व्ड इन द ओशंस, हमारे ओशंस के अंदर कितना सॉल्ट है। अब सॉल्ट को डिनोट करने के लिए ओशंस के अंदर हमारे पास दो वेज हैं। वन इज हम उसको परसेंटेज टर्म्स में डिनोट कर दें कि भाई इतना परसेंट आपके ओशंस के अंदर सॉल्ट है, 35% सॉल्ट है, 40% सॉल्ट है। दूसरा मेथड है हमारे पास एक्सप्रेस इट इन पीपीटी टर्म्स। पीपीटी क्या होता है आपका? पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब कितने पार्ट्स आपके पानी के हैं और उसमें कितना पार्ट आपका सॉल्ट का है। जैसे हम बोलेंगे 35 पीपीटी आपका सॉल्ट है तो हम बोलेंगे भाई 1000 पार्ट्स वाटर के, उसमें हमने 35 पार्ट्स सॉल्ट के लिए हैं। इस तरह से हम सॉल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात करें अगर हमारे ओशंस में मेजॉरिटी सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है, तो मेजॉरिटी सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन द ओशंस इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। अभी NaCl क्या है? जो हम घरों में सॉल्ट यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, उसको हम NaCl ही तो बोलते हैं। तो NaCl जो है सोडियम क्लोराइड दैट इज क्लोज टू 77% इन ओशंस। बाकी की माइन्यूट क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेशन में दूसरे सॉल्ट्स होते हैं, लाइक वी हैव कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये भी आपके ओशंस में माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, बट जो मेजॉरिटी सॉल्ट होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को इंपैक्ट करते हैं। मतलब कुछ फैक्टर्स होंगे जो सॉल्ट को इंक्रीज करेंगे, सैलिनिटी को इंक्रीज करेंगे, कुछ फैक्टर्स होंगे जो सैलिनिटी को डिक्रीज करेंगे। जैसे पहला फैक्टर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू वाटर वेपर्स। जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करना, मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना। आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो लिक्विड है, वाटर वेपर गैस है, ठीक है। अब इवेपोरेशन होगी तो उससे जो आपकी सैलिनिटी है वो होगी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? हाँ, सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपका 1 kg वाटर है, उसके अंदर आपने ½ kg सॉल्ट रखा है। अब सपोज करो 1 kg में से आधा किलो पानी इवेपोरेट हो गया, अब क्या रह गया? आधा किलो में आधा किलो सॉल्ट, मतलब सैलिनिटी इंक्रीज हो गई। हाँ, तो इवेपोरेशन होगी तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी, प्रेसिपिटेशन होगी तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होना। सेम 1 kg वाटर में ½ kg सॉल्ट है, प्रेसिपिटेशन हुई 1 kg वाटर का 2 kg वाटर बन गया, मतलब सैलिनिटी उसकी डिक्रीज हो गई। हाँ। थर्ड इज रिवर डिस्चार्ज। अब रिवर्स किस में डिस्चार्ज करती हैं जाकर? या तो रिवर आपकी सी में डिस्चार्ज करेगी या फिर ओशन में डिस्चार्ज करेगी। सी और ओशन की बात करें तो सी और ओशन का जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो होता है ज्यादा। रिवर का जो पानी होता है वो होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? जिसकी सैलिनिटी कम हो या फिर ना के बराबर हो, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। जैसे हमारी रिवर गंगा, यमुना, वो फ्रेश वाटर रिवर्स हैं। इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, वो फ्रेश वाटर रिवर्स है। क्यों? क्योंकि सैलिनिटी उनकी कम होती है। इनफैक्ट रिवर हम कहते ही उसको है जिसकी सैलिनिटी जो हो वो कम हो, मतलब हम उसको पी सके। ज्यादा सलाइन वाटर तो हम नहीं पी सकते। अगर फ्रेश वाटर है जिसकी सैलिनिटी 0 to 0.2 ppt के बीच में हो, हम सिर्फ उसी को पी सकते हैं। ज्यादा सलाइन वाटर पिएंगे तो हमारी डेथ हो सकती है उससे, जैसे हम ओशन का पानी नहीं पी सकते। तो जो रिवर्स है वो फ्रेश वाटर लेकर आ रही हैं और सी के अंदर डाल रही हैं, तो उससे क्या होगा? सैलिनिटी विल डिक्रीज, क्योंकि फ्रेश वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है, जो सैलिनिटी को डिक्रीज करेगा। फोर्थ फैक्टर इज आइस मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। अब जो आइस होती है ना उसके अंदर भी होता है फ्रेश वाटर, मतलब वो पानी जिसकी सैलिनिटी कम है। आइस मेल्ट करेगी मतलब पिघलेगी तो फ्रेश वाटर ऐड करेगी, मतलब आइस मेल्ट अगर कर रही है तो सैलिनिटी विल डिक्रीज, सैलिनिटी डिक्रीज करेगी। उसके कंट्रास्ट में अगर आइस फ्रीज कर रही है तो सैलिनिटी विल इंक्रीज।
किस तरह से इंक्रीज करेगी? जो आइस है उसने फ्रेश वाटर को मेल्ट करेगी, सॉल्ट को पीछे छोड़ देगी वो। तो अब सॉल्ट को पीछे छोड़ दे तो पानी की कंसेंट्रेशन कम हो गई, सॉल्ट उसमें ज्यादा है तो इट विल इंक्रीज द सैलिनिटी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो रहा है? ओशन सर्कुलेशन भी आपके सैलिनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइक हाई सलाइन वाटर डेंस होगा, डेंस होना मतलब भारी, वो नीचे की तरफ जाएगा। लेस सलाइन वाटर जो होगा वो हल्का होगा, लाइट होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से ओशन करंट्स जो है वो आपके सर्कुलेट करते हैं सैलिनिटी को। अब बात करते हैं सैलिनिटी आपके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किस तरह से वेरी करती है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होगी? इक्वेटर के ऊपर, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, या फिर पोलर रीजन्स में? यस, वेरी गुड। सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होगी। क्यों? क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हीट जो है वो ज्यादा होगी। अब सब ट्रॉपिकल रीजन्स में बारिश ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? सैलिनिटी कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी, सैलिनिटी विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है ज्यादा, उसकी वजह से सैलिनिटी कम होगी। इक्वेटर के ऊपर एज कंपैरिजन टू सब ट्रॉपिकल रीजन्स बारिश उतनी ज्यादा नहीं होगी, तो इक्वेटर के ऊपर सैलिनिटी विल इंक्रीज। पोलर रीजन्स में बारिश कम होगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो पोलर रीजन्स में भी जो सैलिनिटी होगी दैट विल इंक्रीज। दिस इज हाउ सैलिनिटी इज वेरिंग हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली बात करें तो आपका जो हाई सलाइन वाटर होगा, डेंस होगा, तो वो क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा। कम सैलिनिटी वाला वाटर जो होगा वो लाइट होगा, तो वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से आपकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सैलिनिटी की वो होगी। चलिए, दिस वाज द हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करते हैं प्रेशर बेल्ट्स की। अब ये जो प्रेशर बेल्ट्स है ना, ये एक सब टॉपिक है आपके एटमॉस्फेयर का। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका सब टॉपिक है आपका प्रेशर बेल्ट्स। अब जो विंड्स होती हैं आपकी, पहले बताओ विंड हम बोलते किसको हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। जब आपकी जो हवा है वो हॉरिजॉन्टली मूव करे उसको हम कहते हैं विंड। अब हॉरिजॉन्टली भी किस तरह से मूव करती है हवा? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो विंड इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम कह देते हैं आपका विंड। अब हमने देखना कि ये जो हाई प्रेशर है ये किस तरह से क्रिएट हो रहा है और अर्थ में कहां कहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं प्रेशर बेल्ट्स। बात करें हमने अर्थ की तो देयर आर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स जो हमारी अर्थ के ऊपर जनरेट होती हैं। लाइक इक्वेटर पे जनरेट होगी, सब ट्रॉपिकल रीजन में जनरेट होगी, सब पोलर रीजन में जनरेट होगी और पोलर रीजन में जनरेट होगी। अभी देखते हैं ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये किस तरह से जनरेट होती हैं। चलो यहां से हम समझ लेते हैं आपकी प्रेशर बेल्ट्स को। 0 डिग्रीज के ऊपर क्या होता है? इक्वेटर। तो ये हो गया आपका इक्वेटर। थर्ट 23.5 डिग्री पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बट ये बेल्ट हमारी बन रही है 30 डिग्रीज पे, ये बेल्ट बन रही है 60 डिग्रीज पे और ये वाली बेल्ट बन रही है 90 डिग्रीज पे। सिमिलरली यहां पर भी 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। तो मैंने आपको बताया टोटल हमारे अर्थ के ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं। एक बनेगी इक्वेटर पे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6th एंड 7th। ये 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से बन रही हैं और इनका नाम क्या है।
पहली बेल्ट बनेगी इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर जो बेल्ट बनेगी उसका नाम होगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, ई से उसको डोनेट कर देते, इक्वेटोरियल ई। अब हमने देखना प्रेशर यहां पे हाई होगा या लो होगा। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपकी विंड जो है वो असेंड कर रही है, असेंड का मतलब ऊपर को जाना, तो प्रेशर होगा हाई, सॉरी लो प्रेशर। अगर विंड ऊपर को जा रही है, हवा ऊपर को जा रही है, तो प्रेशर लो। अगर डिसेंड कर रही है, प्रेशर हाई। ऊपर को गई विंड, प्रेशर लो, नीचे, हाँ ऊपर को गई लो, नीचे को आई हाई। इसको आप याद रखो। अब ये क्यों हो रहा है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखो ऐसा होगा। अब इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, सन हीट अप करेगा हवा को, हवा हीट अप होके लाइट हो जाएगी, हवा ऊपर की तरफ जाएगी। हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, लो। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर पे बनेगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इसको हम समझ लेते हैं यहां पर, इसको याद रख लेना, ठीक है। विंड ऊपर को जा रही है तो लो प्रेशर, नीचे को आ रही है तो हाई प्रेशर, ठीक है। चलो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। आपको पता है हवा जितना हम अर्थ के पास है उतनी डेंसिटी कम है ज्यादा है, अर्थ के पास डेंसिटी ज्यादा है, अर्थ के पास डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी का काम है चीजों को अपने पास अच्छी तरह से होल्ड करके रखना। जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब हवा का पार्सल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डेंसिटी कम है, तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। एक्सपैंड करना शुरू करेगा तो उसका प्रेशर गिरना शुरू कर जाएगा। जैसे आपका जो सपोज कर लो पानी है आपका, किसी पतली पाइप से मोटी पाइप में जा रहा है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। वहीं वो पानी आपका मोटी पाइप से पतली पाइप में जा रहा है, तो उसका स्पीड इंक्रीज करेगा, प्रेशर भी उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपकी हवा, नीचे डेंसिटी ज्यादा, ऊपर डेंसिटी कम, हवा का पार्सल ऊपर गया, एक्सपैंड करना शुरू कर देगा, प्रेशर गिर जाएगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो क्या होगा, प्रेशर डेंसिटी नीचे ज्यादा है, वो कंप्रेस करना शुरू कर जाएगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो असेंड करेगा प्रेशर डिक्रीज, डिसेंड करेगा प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। अब इक्वेटर पे देखो क्या हो रहा है, इक्वेटर के ऊपर हवा हीट अप हुई, हवा ने राइज किया ऊपर को, ऊपर की तरफ जाएगी हवा, ऊपर की तरफ जाके वो डाइवर्ज करेगी लेफ्ट और राइट। एक ब्रांच इधर को आ गई, एक ब्रांच उधर को चली गई। उसके बाद वो सब ट्रॉपिकल रीजन पे जाके डिसेंड करेगी, नीचे को जाएगी। नीचे को जाएगी तो प्रेशर कौन सा होगा, हाई प्रेशर, ठीक है। अब ये 30 डिग्रीज पे है तो बेल्ट होगी आपकी सब ट्रॉपिकल, प्रेशर हाई, यहां पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 3 बेल्ट्स बन गई। अब यहां पे एक बेल्ट बनेगी 60 डिग्रीज पे, 60 डिग्री पे होता है सब पोलर रीजन, यहां पे भी 60 डिग्रीज पे सब पोलर रीजन। प्रेशर देखना है कौन सा बनेगा। अर्थ रोटेट करती है, अर्थ की रोटेशन से प्रोड्यूस होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है, चीजों को बाहर की तरफ फेंकना। सेंट्रीपिटल होती है अंदर की तरफ फेंकना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फेंकना। अब जो हवा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ फेंकी जाएगी, मतलब हवा ऊपर को उठेगी, यहां से भी ऊपर को उठेगी, यहां से भी हवा ऊपर को उठेगी। तो ऊपर को उठेगी तो प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट, यहां पर भी लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो हवा ऊपर को उठी है ये साइड वाइज डाइवर्ज करेगी, एक ब्रांच यहां पर जाके नीचे को आएगी, यहां पे पहले ही हाई प्रेशर है, एक ब्रांच वहां पर जाके पोलर रीजन्स में नीचे को जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी नीचे को जाएगी। रीजन कौन सा है, पोलर, विंड नीचे को आ रही है, प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट। सिमिलरली यहां पर भी पोलर, बन गई 7 बेल्ट्स। किसी भी बेल्ट में कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, कनिष्का क्लियर है? हाँ ठीक है।
अब देखते हैं कि जो विंड्स हैं वो कौन कौन सी यहां पे जनरेट होंगी। अब मैंने आपको बताया विंड आपकी कहां से कहां जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर, यहां से एक विंड जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये इस तरह से विंड आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहां पर भी हाई प्रेशर, ठीक है। इन विंड्स को हम कहते हैं ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स, दिस इज ट्रेड विंड। इसकी डायरेक्शन देखो, ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ये डायरेक्शन देखो साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। दूसरी विंड्स आपकी यहां पे भी हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर, अब यहां से भी यहां विंड जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिमिलरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस विंड को हम कहते हैं वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। क्यों वेस्टर्लीज, क्योंकि वेस्ट से आ रही है। हम विंड को नाम ही इस तरह से देते हैं जिस डायरेक्शन से वो आ रही हो। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, अब यहां से भी विंड आएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिमिलरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। इस विंड को हम कहते हैं ईस्टर्लीज, क्योंकि ईस्ट से आ रही है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ईस्टर्लीज। डाउट कोई? तीन तरह की विंड्स देखी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रही हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। अभी हम देखते हैं आपकी प्रेशर बेल्ट्स को वन बाय वन करके। तो हमने देखी आपकी 7 तरह की प्रेशर बेल्ट्स। एक होगी आपकी जो इक्वेटर पे बनती है, इक्वेटोरियल, कौन सा प्रेशर था, लो प्रेशर बेल्ट। दो बेल्ट्स बनी सब ट्रॉपिकल्स पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एक नॉर्थ में बनी एक साउथ में बनी, उसके नीचे सब पोलर प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट, एक नॉर्थ में बनी एक साउथ में बनी, उसके ऊपर पोलर प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट, एक नॉर्थ में बनी और एक साउथ में बनी। ये ऑल्टरनेट भी है, देखो ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। इस तरह से आपकी जो बेल्ट्स हैं वो ऑल्टरनेट हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में होंगी। चलिए आगे देखते हैं। वन बाय वन करके देखते हैं इन बेल्ट्स को। फर्स्ट इज योर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की बात करें तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आपकी जो है वो 0 डिग्रीज पे बनेगी, ठीक है। 0 डिग्रीज टू 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, 0 से 5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ में बनेगी आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में हो क्या रहा था, एक साइड से आ रही थी आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दूसरी तरफ से आ रही थी आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब मिलेंगी कन्वर्ज होकर ये ऊपर की तरफ राइज करेंगी, ऊपर की तरफ राइज करेंगी। क्यों? क्योंकि सन हीट करेगा, हीट करने के बाद विंड ऊपर की तरफ जाएगी।
अब जब विंड सारी ऊपर की तरफ चली गई तो नीचे कोई विंड नहीं रहेगी. देयर वुड बी नो विंड दैट वुड बी लेफ्ट एट द डाउन लेवल. तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा एक जोन ऑफ काम. जोन ऑफ काम का मतलब कोई हवा है ही नहीं वहां पर. उस जोन ऑफ काम को हम कहते हैं डोल्ड्रम्स. तो डोल्ड्रम कहां पे बनेगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे. 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में. ठीक है. दूसरी चीज इज आईटीसीजी. आईटीसीजी क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटर ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल्स के बीच में है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस मतलब दो विंड्स आके कन्वर्ज कर रही हैं. तो डोल्ड्रम्स और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहां पे बनेगा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में. चलिए आगे देखते हैं. दूसरी बेल्ट आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की लोकेशन की बात करें तो ये बनेगी 30 डिग्रीज पे. 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ. एक बेल्ट नॉर्थ में, एक बेल्ट साउथ में, 30 डिग्रीज के ऊपर. ठीक है. प्रेशर किस तरह का होगा? हाई प्रेशर. इस बेल्ट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसको हम जानते हैं एक नाम से जो है हॉर्स लैटिट्यूड. दिस बेल्ट इज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड. हॉर्स लैटिट्यूड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एंशिएंट टाइम में जो अरब ट्रेडर्स होते थे, जब वो ट्रेडिंग करते थे हॉर्सेस की, तो शिप्स के थ्रू हॉर्सेस को लेकर जाया करते थे. अब इस रीजन में आके कोई हवा नहीं होती थी, उनकी शिप्स फंस जाती थी. तो शिप्स को निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? अपने हॉर्सेस को शिप से उतारना पड़ता था समुद्र के बीच में. तो तभी से इसका नाम बेल्ट का पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड. अब इसके क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहां पे आपकी सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स मौजूद होती हैं. अब डेजर्ट्स कहां पे बनेंगी? जहां पर पानी कम है या पानी नहीं है, मतलब बारिश नहीं है. अब एक और चीज याद रखो, जब आपकी हवा ऊपर को जाती है तब वो बादल बनाती है और बारिश होती है. हवा ऊपर को जाएगी तब बादल बनाएगी, बारिश होगी. हवा नीचे को आ रही है तब वो बादलों को नहीं बनने देगी, मतलब इट विल सुप्रेस रेनफॉल. असेंडिंग एयर क्रिएट्स क्लाउड्स एंड रेनफॉल, डिसेंडिंग एयर सुप्रेसेस क्लाउड एंड रेनफॉल. क्लियर? हवा ऊपर को जाएगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी. हवा नीचे को आएगी, बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी. अब सब ट्रॉपिकल रीजन में हवा कहां को जा रही है? नीचे को आ रही है. तो नीचे को आने की वजह से यहां पर बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी. अब बारिश नहीं होगी तो फिर उसकी वजह से यहां पर होंगी सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स. जैसे एग्जांपल नहीं, हमारी सहारा डेजर्ट, अरेबिया डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट एंड द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. ये सारी आपकी सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स होंगी जो बनेंगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में. अब देखते हैं आपकी तीसरी बेल्ट को, दैट इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की लोकेशन की बात करें, बनेगी 60 डिग्रीज पे, नॉर्थ में भी साउथ में भी. 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर. नेचर की बात करें, लो प्रेशर, और यहां पर आपकी दो तरह की विंड्स कन्वर्ज करेंगी, एक वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज. वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज विल कन्वर्ज हियर. जिस तरह से इक्वेटर के ऊपर दो आपकी कन्वर्ज कर रही थी, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उसी तरह से सब पोलर के ऊपर जो ऊपर से विंड आ रही है आपकी ईस्टर्ली और जो नीचे से विंड आ रही है वेस्टर्लीज, वो जाकर कन्वर्ज करेंगी. तो यहां पर हमें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे. साइक्लोन्स विल फॉर्म एट सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. क्यों बन रहे हैं? क्योंकि दो विंड्स यहां पर कन्वर्ज कर रही हैं. लास्ट आ गया आपका पोलर हाई
प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की लोकेशन 90 डिग्रीज, नॉर्थ में भी एक, साउथ में भी एक। इक्वेटोरियल बेल्ट की 0 to 5 डिग्री, सब ट्रॉपिकल बेल्ट की 30 डिग्रीज, सब पोलर बेल्ट की 60 डिग्रीज, पोलर बेल्ट की 90 डिग्रीज। नेचर हाई प्रेशर। करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पोलर रीजन्स में बन रही है तो विंड बहुत ज्यादा कोल्ड होगी, कोल्ड होगी तो विंड ड्राई होगी, सो कोल्ड एंड ड्राई। और यहां पर आपकी विंड जो है वो नीचे को आ रही है, और डायग्राम में देखा था पहले, विंड नीचे को आ रही है मतलब बारिश नहीं होगी। हाँ, तो फिर यहां पर भी डेजर्ट्स होंगी, लेकिन कौन सी डेजर्ट्स? कोल्ड डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल रीजन पे थी हॉट डेजर्ट्स, पोलर रीजन में होंगी आपकी कोल्ड डेजर्ट्स। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेल्ट्स। अब हमने देखना है आपके जो विंड्स हैं वो कौन कौन सी जनरेट होती हैं इन बेल्ट्स की वजह से। तो प्राइमरली अगर हम बात करें, हमारी 3 तरह की विंड्स होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड्स, और वो 3 टाइप्स की आपकी विंड्स कौन सी होती हैं? वी हैव तो 3 तरह की हमारी विंड्स कौन सी होती हैं? एक तो होगी आपकी प्लैनेटरी विंड्स, जो विंड्स आपके प्लैनेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव हैं उनको हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ विंड्स इज प्लैनेटरी। प्लैनेटरी विंड्स को एक और नाम से जानते हैं परमानेंट विंड्स, क्योंकि प्लैनेटरी विंड्स आपके प्रेशर बेल्ट्स के बीच में फ्लो करती हैं। प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट हैं तो विंड्स भी परमानेंट होंगी, और इनको हम कहते हैं प्राइमरी विंड्स। दूसरी तरह की आपकी विंड्स हो जाएंगी सीजनल या पीरियोडिक विंड्स। सीजनल या पीरियोडिक। सीजनल या पीरियोडिक विंड्स को हम कहते हैं सेकेंडरी विंड्स। तीसरी तरह की आपकी विंड हो जाती है लोकल विंड्स। इनको हम कहते हैं टर्शरी विंड्स। ठीक है, इस तरह से हम विंड्स को 3 में डिवाइड करते हैं, प्लैनेटरी या परमानेंट या प्राइमरी, सीजनल, पीरियोडिक या सेकेंडरी, लोकल या फिर टर्शरी विंड्स। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ये जो आपकी विंड्स हैं इनके अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल विंड्स इनके अंदर कौन कौन सी आती हैं। सो फर्स्ट इज योर प्लैनेटरी और परमानेंट विंड्स। अब हमने जो पहली डायग्राम देखी थी क्लास के स्टार्ट में ही, वहां पर हमने देखा था कि हमारी 3 विंड्स थी। वो 3 विंड्स कौन सी थी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। तो वो तीनों विंड्स जो हमारी हैं वो हमारी हैं प्लैनेटरी विंड्स। वन इज ट्रेड विंड्स, second is westerlies, easterlies। ट्रेड विंड्स कहां से कहां फ्लो करती थी? स्टार्ट होती थी आपकी ट्रेड विंड्स
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां तक जाती थी? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। वेस्टर्लीज कहां से स्टार्ट होती थी? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जाती कहां तक थी? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। ईस्टर्लीज आपकी स्टार्ट होती थी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से, कहां तक जाती थी? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। ये है आपकी प्लैनेटरी विंड्स या फिर परमानेंट विंड्स। प्लैनेटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे प्लैनेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है ये विंड्स। परमानेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स के बीच में फ्लो करती हैं। चूंकि प्रेशर बेल्ट्स परमानेंट हैं तो विंड्स भी परमानेंट होंगी। अब वन बाय वन करके देखते हैं इन विंड्स को। पहली आपकी आ गई ट्रेड विंड्स। तो ओरिजिन क्या देखी हमने ट्रेड विंड की? कहां से कहां? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से स्टार्ट होके इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक जाएंगी आपकी ट्रेड विंड्स। डायरेक्शन ट्रेड विंड्स की दो तरह की थी ट्रेड विंड, एक नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी, एक साउथ ईस्ट से आएगी। तो देयर इज नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज आर रेगुलर विंड्स। इसके अंदर रेगुलरिटी देखने को मिलती है। मॉइस्चर लेडन, इन विंड्स के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में भी अगर देखें जो मॉनसून होती है दैट मॉनसून इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स। इंडियन ज्योग्राफी जब डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे जो ट्रेड विंड्स होती हैं वही मॉनसून इंडिया में लेकर आती हैं। तो दे आर रेगुलर विंड्स एंड दे कैरी मॉइस्चर। नेक्स्ट आ गई आपकी वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज की ओरिजिन की बात करें, वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं आपकी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से 60 डिग्री पे कौन सी बेल्ट बनती है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। डायरेक्शन की बात करें, वेस्टर्लीज नाम ही बता रहा है कहां से आएगी? वेस्ट से आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ट्रेड विंड्स आपकी रेगुलर विंड्स थी बट ये वेरिएबल होंगी। इनको हम तीन डिफरेंट नामों से जानते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि आपको पता है नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास है, मतलब जितनी हमारी लैंड है वो सारी की सारी कहां है? नॉर्थ में। साउथ में खुला ओशन है, खुला समुद्र है, साउथ में लैंड मास नहीं है। तो उस वजह से वेस्टर्लीज की जो स्पीड होती है साउथ में बहुत तेज होती है। उसकी वजह से हम उसको कुछ नामों से जानते हैं, जैसे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, एंड श्रीकिंग 60s। श्रीकिंग 60s। इन डिफरेंट नामों से हम वेस्टर्लीज को जानते हैं। बस ये याद रखना आपके ये तीनों नाम किसके हैं? वेस्टर्लीज के। कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों इतनी स्पीड है? क्योंकि साउथ में लैंड मास नहीं होता है, उसकी वजह से इनकी इतनी ज्यादा वहां पर स्पीड होती है। तीसरी तरह की आपकी विंड आ गई ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज या फिर इनको हम पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं। तो इनकी अगर ओरिजिन की बात करें 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से चलेंगी 60 डिग्री तक जाएंगी। 90 डिग्री पे कौन सी बेल्ट? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। कहां तक जाएंगी? 60 डिग्री तक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। डायरेक्शन नाम से पता लगाएंगे, ईस्टर्लीज मतलब ईस्ट से आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें,
तो पोलर विंड है आपकी, तो ठंडी होगी और ड्राई होगी, इट वुड बी कोल्ड एंड ड्राई, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड डेजर्ट्स. So these would be the characteristics of your easterlies. अब देखते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी के विंड्स, दैट इज द पीरियोडिक विंड्स. अब इनको पीरियोडिक विंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंट पीरियड्स में ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी. एक पीरियड में अलग डायरेक्शन से आएंगी, दूसरे पीरियड में अलग डायरेक्शन से आएंगी. इनको हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं. सीजनल विंड्स क्यों? क्योंकि हर सीजन में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी. समर सीजन में अलग डायरेक्शन से आएंगी, विंटर सीजन में अलग डायरेक्शन से आएंगी, जैसे हमारी मॉनसून विंड्स हैं. अब पीरियोडिक विंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम बेसिकली 3 तरह की आपकी विंड्स को डिस्कस करते हैं. पहली आ जाती है आपकी मॉनसून विंड्स. अब मॉनसून विंड की बात करें तो मॉनसून विंड को हम सीजनल विंड क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मॉनसून हमारी साल में 2 बार आती है, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में. जैसे जो समर्स में मॉनसून आती है दैट इज कॉल्ड एज द साउथ वेस्ट मॉनसून, और जो विंटर में मॉनसून आती है दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. डायरेक्शन देखो साउथ वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन हुई साउथ वेस्ट? ये वाली, ये वेस्ट, ये साउथ, तो इस डायरेक्शन को कहते हैं साउथ वेस्ट. तो ये जो गर्मियों में मॉनसून आ रही दिस इज द साउथ वेस्ट मॉनसून. जो विंटर्स में मॉनसून आ रही है वो उस डायरेक्शन से आ रही है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. तो मॉनसून कर क्या रही है? डिफरेंट सीजन में, डिफरेंट पीरियड्स में अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है. समर्स में यहां से आई, विंटर्स में रिवर्स होके वहां से आई, तो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं सीजनल विंड्स. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द सीजनल विंड. कैसे? हाँ, ये है ना आपका साउथ, ये आपका सदर्न साउथ, और ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ. तो ये डायरेक्शन है ना साउथ वेस्ट हुई, वो डायरेक्शन है ना नॉर्थ ईस्ट हुई. ठीक है. नेक्स्ट इज योर लैंड एंड सी ब्रीज. अब लैंड एंड सी ब्रीज के लिए आप समझो स्पेसिफिक हीट को. क्या होती है स्पेसिफिक हीट? द अमाउंट ऑफ हीट दैट शुड बी एडेड इन अ बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. किसी बॉडी में हम कितनी हीट को डालें ताकि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज कर सकें 1 डिग्री सेल्सियस से. किसी बॉडी में कितनी हीट हम डालें ताकि उस बॉडी का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकें 1 डिग्री सेल्सियस से. अब बॉडीज है हमारे पास 2, एक है आपके पास लैंड, एक है आपके पास वाटर. दोनों बॉडीज हैं. अब जो आपकी लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट होती है कम, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है ज्यादा. कहने का मतलब वाटर में ज्यादा हीट डालोगे तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा, लैंड में कम हीट डालोगे तब भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा. अब इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं आपके लैंड और सी ब्रीज में. किस तरह से यूज करेंगे? लैंड का मैंने बताया स्पेसिफिक हीट क्या है, ज्यादा है कम है? कम है. मतलब दिन के टाइम में सन हीट अप करेगा तो लैंड जल्दी गर्म होगी कि पानी? लैंड, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कम है. लैंड जल्दी गर्म हो गई तो यहां पे डेवलप हो गया लो प्रेशर,
टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगा, सो ये होगा हाई प्रेशर के ऊपर। दिन के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी विंड कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो एक विंड आपकी चलेगी दिन के टाइम में सी से लैंड की तरफ। तो विंड का हम नाम कैसे देते हैं? जहां से वो विंड आ रही है, कहां से आ रही है? सी से, तो ये हो जाएगी आपकी सी ब्रीज। ठीक है, रात में क्या होगा? लैंड बहुत जल्दी गर्म हुई थी तो बहुत जल्दी ठंडी होना भी शुरू हो जाएगी। क्यों? स्पेसिफिक हीट कम है उसकी। तो लैंड के ऊपर डेवलप हो जाएगा रात में हाई प्रेशर। सी गर्म लेट हुआ था तो अपनी हीट को आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज करेगा, तो यहां पे एक डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। अब विंड कहां से कहां चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो रात के टाइम में लैंड से सी की तरफ विंड जाएगी, जिसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी एंड लैंड ब्रीज। अब ये पीरियोडिक विंड है, दिन के टाइम में कहीं और से आ रही है, रात को कहीं और से आ रही है। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर लैंड एंड सी ब्रीज। अब बात करते हैं कोर विंड, दैट इज माउंटेन एंड वैली ब्रीज। माउंटेन एंड वैली ब्रीज। अब माउंटेन और वैली ब्रीज की बात करें तो ये है आपके माउंटेन्स, दिस इज योर वैली। ठीक है, ये माउंटेन्स, दिस इज वैली। दिन के टाइम में क्या होगा? डे टाइम सन हीट करेगा, तो पहले सन किसको हीट करेगा? माउंटेन को या वैली को? माउंटेन को। तो माउंटेन को हीट करेगा तो माउंटेन आ जाएगा लो प्रेशर पे। वैली को आहिस्ता आहिस्ता करेगा तो वैली होगी हाई प्रेशर पे। तो विंड आपकी चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब वैली से माउंटेन। इसको हम कह देंगे वैली ब्रीज। रात में क्या होगा? जो टॉप की सरफेस है माउंटेन की, वो हो जाएगी ठंडी, दैट विल बिकम कोल्ड। अब ठंडी हो जाएगी, कोल्ड हवा क्या होती है? डेंस। डेंस मतलब भारी, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगी। तो कहां से आ रही है? माउंटेन से वैली की तरफ, तो इसको हम कह देंगे माउंटेन ब्रीज। तो ये भी पीरियोडिक हुई, डिफरेंट पीरियड्स में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो दिस इज योर माउंटेन एंड वैली ब्रीज, सी एंड लैंड ब्रीज। उसके बाद जो आपकी लास्ट कैटेगरी है विंड्स की, दैट इज योर लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स क्या है? वो विंड्स जो लोकल टेम्परेचर और लोकल प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड हों, उनको हम कहते हैं लोकल विंड्स। अभी तक जो हमने विंड्स देखी वो ग्लोबल लेवल के ऊपर विंड्स है। लोकल विंड्स मतलब एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जो विंड हो। जैसे हम समर की बात करें तो समर सीजन में दिल्ली और बाकी का जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहां पर एक विंड चलती है जिसको हम कहते हैं लू। तो दैट इज अ लोकल विंड जो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में ही है, और किसी देश में या और किसी स्टेट में नहीं है। तो क्यों आती है? क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर, नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर उस टाइम पे बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो लोकल टेम्परेचर और लोकल प्रेशर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल एक तो लू होगी, और भी बड़ी सारी विंड्स लाइक देयर इज अ बोरा विंड जो एड्रियाटिक सी में होती है, हाँ, चिनूक विंड जो नॉर्थ अमेरिका में होती है। तो दीज आर योर लोकल विंड्स। तो ये है आपकी कुछ लोकल विंड्स की एग्जांपल। जैसे मैंने बताया लू जो नॉर्थ इंडिया में होती है, हॉट एंड ड्राई विंड है। चिनूक जो नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकीज माउंटेन है वहां पर पाई जाती है, और इसको हम स्नो ईटर कहते हैं। इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज स्नो ईटर, क्योंकि गर्म विंड होती है और जब ये रॉकी माउंटेन से नीचे की तरफ आती है तो जो स्नो होती है उसको मेल्ट करती जाती है, पिघालती जाती है उसको। सिमिलरली फॉन एक विंड है जो एल्प्स में पाई जाती है, मिस्ट्रल फ्रांस में, बोरा विंड एड्रियाटिक सी में, और हरमटन विंड वेस्टर्न अफ्रीका में। So these are your some of the examples of local winds.
अभी थोड़ा सा हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपना। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, हिस्ट्री को हम कुछ फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। और वो फेजेस क्या हैं? जैसे एक हिस्ट्री का आपका पीरियड होगा जिसके लिए हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। लाइक आपको पता होना चाहिए जहां से हम हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं, आपका एंशिएंट पोर्शन, ठीक है। अब एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो स्टोन एज का पीरियड है, जिसमें हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, मीजोलिथिक एज की बात करते हैं, न्यूलिथिक एज की बात करते हैं, तो उस पीरियड के लिए हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो उस हिस्ट्री के टाइम पीरियड को हम कह देते हैं आपका प्रोटो हिस्ट्री। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल इज कॉल्ड एज प्रोटो हिस्ट्री। उसके बाद आपकी हिस्ट्री में एक फेज आता है जिसके लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल तो है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके। वी आर नॉट एबल टू डेसिफर दैट। जैसे हम बात करते हैं, हमारी दुनिया की एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके रिलेशन में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन उन रिटन रिकॉर्ड्स को हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज को ही नहीं जान पाए। उसके बाद कंटिन्यूअस हिस्ट्री राइटिंग आती है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल भी है और हमने उस रिटन रिकॉर्ड को रीड भी कर लिया, पढ़ भी लिया। दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्ट्री को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी हिस्ट्री का उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट। जैसे हम बात करें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की, तो हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, उसके बाद एंशिएंट इंडिया और सबसे कम इंपॉर्टेंट है मेडिवल इंडिया। तो फ्रीडम स्ट्रगल से स्टार्ट करेंगे हम अपने हिस्ट्री के पोर्शन को। अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस हमारे देश की सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लाए, ठीक है। जिस तरह से मेन मोटिव ब्रिटिशर्स का हमारे देश में आकर क्या था, क्या करना चाहते थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में आके? लूटना चाहते थे, प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। तो उसके लिए वो बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए। वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो कहीं से भी इंडिया के फेवर में नहीं थी क्योंकि वो ट्यून्ड थी ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के लिए। तो उनसे परेशान होके इंडियंस ने सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1857, जिसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहली वॉर इंडिपेंडेंस की भी उसको कहा जाता है। अब हम इस रिवोल्ट की अगर बात करें तो देयर वर सम कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, लाइक इकोनॉमिक कॉजेज थे, पॉलिटिकल कॉजेज थे, सोशो रिलीजियस कॉजेज थे। तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में।
अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इंडिया जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे वो आए किस रूप में थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ठीक है। तो उन्होंने आते ही इंडिया का जो इकोनॉमिक फैब्रिक था उसको चेंज कर दिया। 3 तरह की रेवेन्यू सेटलमेंट्स उन्होंने इंडियंस के ऊपर लगा दी। रेवेन्यू सेटलमेंट्स किस रिलेशन में? रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देयर वाज अ जमींदारी सेटलमेंट, देयर वाज रैयतवारी सिस्टम, एंड देयर वाज महलवारी सिस्टम। ये सारे उन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट्स लाए इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाने के लिए। जो हमारे किसान थे, खेती करते थे, तो उनको कुछ पोर्शन अपनी प्रोड्यूस का ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। उसको लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये इकोनॉमिक रेगुलेशंस इंडियंस के ऊपर लगाए। अब इसमें क्या होता था कि 50% जो उनका अनाज था वो तो ले जाते थे ब्रिटिशर्स खुद ही, तो किसानों के पास कुछ बचता ही नहीं था। तो इन सब चीजों से परेशान होके उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया। और सेकंड, जो ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसा लेके जाते थे, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बना दिया था एक कॉलोनी। कॉलोनी क्या होती है? जो रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। जैसे इंडिया से ब्रिटिशर्स क्या करते थे? रॉ मटेरियल लेके जाया करते थे, उसको ब्रिटेन में लेकर अपनी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में आके ही उसको बेचा करते थे। तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ कॉलोनी, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कर दिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटेन में हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उसके अगेंस्ट इंडिया में हो रही थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उनको खत्म करना। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज खत्म की जा रही थी और ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी। तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे और जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो भी खत्म होने लग पड़े। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जो इंडिया की स्टेट्स थी उनको एनेक्स करना शुरू कर दिया, मतलब उनको ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया, अपनी डोमिनेशन के उनको अंडर लाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से भी इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया। अब 2 सिस्टम्स ब्रिटिशर्स लेकर आए इंडिया में। वन वाज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, अनदर वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो था वो ब्रिटिश का एक गवर्नर जनरल था बाय द नेम ऑफ वेल्सली, उसने इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक और उनका वाइसरॉय था बाय द नेम ऑफ डलहौजी, उसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था कि इंडिया के जो रूलर्स हैं उनको अपनी आर्मीज को डिसबैंड करना पड़ेगा, मतलब उनको अपनी आर्मीज को खत्म करना पड़ेगा। एक ब्रिटिश आर्मी जो होगी वो उनकी कोर्ट में रखी जाएगी। एक ब्रिटिश स्टेशन आर्मी उनकी कोर्ट में रखी जाएगी जो उनको प्रोटेक्ट करेगा। दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? अब आपका कोई किंगडम है, राज्य है, ठीक है, आपकी डेथ हो जाती तो आपके बाद उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? आपके बेटे का। तो दैट वाज द ट्रेडिशनल सिस्टम इन इंडिया। जो राजा था, राजा के बाद उसके बेटे का अधिकार होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या सिस्टम लेकर आए कि अगर तो राजा का कोई बायोलॉजिकल सन है, मतलब कोई नेचुरल बेटा है, तो ही किंगडम उसको जाएगा। अगर अडॉप्टेड बेटा है तो अडॉप्टेड बेटे को किंगडम नहीं जाएगा, वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये 2 पॉलिसीज ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में पॉलिटिकल डिसकंटेंट था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये पॉलिटिकल रीजंस हो गए वाई इंडियंस ने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट इज द सोशो रिलीजियस कॉजेज। अब ब्रिटिशर्स आए हमारे देश में और वो खुद को समझते थे मास्टर क्लास, मतलब रेशियली ब्रिटिशर्स सुपीरियर है और इंडियंस इंफीरियर हैं। तो उसी बेसिस पे वो इंडिया में रूल करते थे, रेशियल सुपीरियोरिटी, मतलब इंडियंस इंफीरियर क्लास से बिलोंग करते हैं और हम सुपीरियर क्लास से बिलोंग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैम जो क्रिश्चियंस थे वो मिशनरी एक्टिविटीज करके इंडियंस को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। और ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए इंडिया में, लाइक 1829 में सती सिस्टम को उन्होंने अबॉलिश कर दिया।
अब जो गवर्नर जनरल था जिसने सती सिस्टम को अबॉलिश किया, दैट वाज विलियम बेंटिक। और जो इंडियन रिफॉर्मर थे जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी सती सिस्टम के खिलाफ, दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, 1829 में ब्रिटिशर्स ने सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। उसके बाद 1856 में उन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया। ब्रिटिशर्स लीगलाइज द विडो रीमैरिज, क्योंकि इंडिया में विडोज को दोबारा शादी करने का परमिशन नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने उसको लीगलाइज कर दिया कि विडोज जो होंगी वो दोबारा भी शादी कर पाए। और जो गवर्नर जनरल इसके साथ एसोसिएटेड था, दैट वाज डलहौजी। और इंडियन जो थे, दैट वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, सती को अबॉलिश कर दिया। विडो रीमैरिज, जो हमारी टेंपल्स की लैंड्स होती थी उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो वो भी इंडियंस को पसंद नहीं आई। और 1856 में वो एक रेगुलेशन लेकर आए, दैट वाज रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट। अब इंडिया में क्या था कि अगर आप अपना रिलीजन चेंज करते हो तो आपको अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे कोई हिंदू है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया तो वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता। तो ब्रिटिशर्स रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लेकर आए ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो भी रहे हैं वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकें। तो ये कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेज थे जिसकी वजह से इंडियंस ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर क्लास को खत्म कर देंगे। अभी कितने बजे क्लास आपकी? हाँ 12:30 पे है। हाँ चल ठीक है, 5 मिनट देखते हैं फिर खत्म कर देंगे। नेक्स्ट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज डिसकंटेंट अमंग द सिपॉयज। जो इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया करते थे उनको बोलते थे सिपॉयज। अब ये सिपॉयज के क्या डिसकंटेंट थे? कल्चरल एंड इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशंस। अब क्या था, जैसे हिंदूज है, हिंदूज क्या करते हैं, तिलक लगाएंगे। मुस्लिम्स क्या करते हैं, टोपी पहनेंगे, मोस्टैचीज रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे। तो जो कास्ट मार्क्स थे वो उनको पहने नहीं दिए जाते थे। मतलब जो मुस्लिम्स उनको क्लीन शेव रखनी पड़ेगी, हिंदूज हमको तिलक नहीं लगाने दिया जाता था। सेकंड, जो मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो हिंदूज को कन्वर्ट कर रहे थे, जो आर्मी भी थे क्रिश्चियनिटी में। अब ब्रिटिशर से एक एक्ट लेकर आए, दैट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि जो फ्यूचर में रिक्रूट्स होंगे, जो फ्यूचर में आर्मी में रिक्रूट किए जाएंगे, उनको अगर सर्व करना पड़े ओवरसीज, मतलब समुद्र क्रॉस करके किसी दूसरे देश में जाके सर्व करना पड़े, तो वो भी उनको करना पड़ेगा। अब हिंदूज में एक नोशन था, क्या नोशन था कि अगर सी को आप क्रॉस करोगे तो आप अपना रिलीजन खो दोगे। यू विल लूज योर रिलीजन इफ यू क्रॉस द सी। बट इसके अकॉर्डिंग तो आपको सी क्रॉस करना पड़ेगा। तो इंडियंस को लगा कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लॉस्टली अनइक्वल पे, जो ब्रिटिशर्स थे आर्मी में उनको ज्यादा पे दी जाती थी, जो इंडियंस थे उनको कम पे दी जाती थी। एंड लास्टली फॉरेन सर्विस अलाउंस। अब इस फॉरेन सर्विस अलाउंस को कहते थे बत्ता। ये क्या था, उस टाइम के ऊपर इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। जिस तरह से आज देखते हैं इंडिया में जो स्टेट्स हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। बंगाल अलग था, पंजाब अलग था, सब स्टेट्स अलग अलग थी। तो अगर कोई बंगाल आर्मी का है, उसको जाके सर्व करना पड़ रहा है पंजाब में, तो मतलब उसके लिए तो फॉरेन लैंड होगी वो। हाँ, तो उनको दिया जाता था फॉरेन सर्विस अलाउंस, जिसको बोलते थे बत्ता। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को कर दिया यूनाइट। इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री बन गया। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल और पंजाब अलग थोड़े हैं, पूरे देश एक ही है। तो उन्होंने फिर डिसकंटिन्यू कर दिया बत्ता प्रोवाइड करना। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो सिपाहीज थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये कुछ कॉजेज थे जिसकी वजह से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो था वो रिवॉल्ट किया।
अब किस तरह से रिवॉल्ट आगे बढ़ेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज कॉजेस तक ही रखते हैं इसको।